जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर। स्टार्ट करते हैं इन बेहतरीन क्वेश्चनों। पहला क्वेश्चन देखिए, जोधपुरा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आज तक पेपर में इससे एक ही क्वेश्चन है। जोधपुरा पुरातात्विक जो स्थल है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, जयपुर में है, उदयपुर में है या फिर झुंझुनू में है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी जोधपुरा नाम लेते जोधपुर जाएंगे, लेकिन हमें कहाँ जाना है? जयपुर जाना है। और किस नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे जयपुर में जोधपुरा सभ्यता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा झुंझुनू में सोनारी सभ्यता है। कौन सी? झुंझुनू में सोनारी सभ्यता है। और उदयपुर में कौन सी सभ्यता है? पहाड़ सभ्यता है, जो बेड़च नदी के किनारे है। सोनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ, एक तो व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब कोई वहां पे कृषि का उत्पादन नहीं होता, कोई फसल नहीं बोई जाती है, कोई काम नहीं आती है। और बंजर यानी अनुपजाऊ भूमि किस जिले में है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या बाड़मेर में? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर आपके लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जैसलमेर में राजस्थान की सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि है। आपसे पूछे सर्वाधिक अठारी भूमि, तो ये आपको राजसमंद और ये क्षेत्र में प्राप्त होगी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और सबसे कम जनसंख्या है और न्यूनतम जनघनत्व भी यहाँ पाया जाता है। जैसलमेर के बारे में बात करें, स्वर्ण नगरी इसको कहते हैं। यहाँ का जो दुर्ग है, वहां के पत्थर हैं, सूर्य की किरणें करने वो पीले दिखाई देते हैं, सोने के समान देते हैं, इसलिए स्वर्ण नगरी कहा जाता है। पंखों की नगरी से कहा जाता है। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी? शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी? मान लो ये राजस्थान है, मान लो, ठीक है नहीं, मान लो ये क्षेत्र है शुष्क, ये है अर्ध शुष्क, यहाँ पे उपाद्र जलवायु पाई जाती है, यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और ये क्षेत्र है वहां अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ये इतने क्षेत्र में पूछ रहा है कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, वहां किस प्रकार की, देखो मिट्टियों के 4-5 वैज्ञानिक नाम है, 5-6 मिट्टी है फिक्स, उनके वैज्ञानिक नाम है जो पेपर में पूछी जाती है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की जो मिट्टी है वो उसको कहते हैं एरिडोसॉल्स। देखो बड़ी विडंबना की बात है, कई तो विद्यार्थी इसको गहराई से पढ़ने लग जाते हैं। आप पहले इनके मिट्टी और वैज्ञानिक नाम याद करो, पेपर में वही पूछ लिया जाता है, उसमें कंफ्यूज होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की जो मिट्टी है उसको एरिडोसॉल्स कहते हैं। इसके अलावा एल्फीसॉल्स किसको कहते हैं? तो जो उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु पाई जाती है ये क्षेत्र की जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? एल्फीसॉल्स कहते हैं। और वर्टिसॉल्स मिट्टी किसको कहते हैं? जहां आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी को भी वैसे कहते हैं, इस क्षेत्र में जो पाई जाती है उसको वर्टिसॉल्स कहते हैं। और इंसेप्टिसॉल्स किसको कहते हैं? तो अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु के बीच की जो मिट्टी है उसको इंसेप्टिसॉल्स कहते हैं। तो ये मिट्टियों के वैज्ञानिक नाम पेपर में आते ही आते हैं, बस मिट्टी के वैज्ञानिक नाम ये कर लिए, याद कर लिए और आराम से याद हो जाते हैं। वैसे मिट्टी तो बहुत आसान है, बस वैज्ञानिक नाम ही आपको याद करनी है। मावठ वर्षा किससे होती है? लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या चक्रवात से? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। माउट की जब भी बात आ जाती है तो पश्चिमी विक्षोभों से, ये पेपर में आता ही आता है। और खास करके उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान में जो माउट की वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभों का मतलब क्या होता है? जो भूमध्य सागर है, आपने विश्व के नक्शे में देखा है, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठता है, यानी पश्चिम से जो चक्रवात उठता है पश्चिमी विक्षोभ से, वो क्या करता है कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बारिश करता है, जिसको गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। रबी की फसल, खास करके गेहूं चने की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। तो माउट की वर्षा पेपर में आता है पश्चिमी विक्षोभों से। एक तो माउट प्रसिद्ध है पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, और एक गर्मियों में लू, तेज भरी जो आंधियां चलती है, गर्म हवाएं, उनको क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम क्षेत्र है? नम का मतलब है आर्द्रता वहां खूब सारी पाई जाती है। मेवात क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, हड़ौती क्षेत्र में या बांसवाड़ा क्षेत्र में? कौन सा क्षेत्र? उत्तर इसका हो जाएगा बांसवाड़ा क्षेत्र। देखो हड़ौती क्षेत्र में वैसे झालावाड़ के अंदर है, लेकिन सारे क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा क्षेत्र में नम क्षेत्र है। ये नदी भी है, माही नदी है। मानसून क्या है? इतना आसान सा, भूमध्य सागरीय हवाएं हैं, मौसमी हवा, स्थायी हवा है या अस्थायी हवा है? क्या है ये मानसून? सीधा सा पता चल जाएगा, मानसून है मौसमी हवा।
एक होता है मानसून, एक होती है जलवायु। अब अपने कहते हैं ना कि मानसून आ गयो, अपने अब मानसून प्रवेश कर रहा है केरल के अंदर, अपने कहते हैं कि राजस्थान में मानसून आने वाला है। ये मानसून मौसमी हवाएं हैं, वो अपने क्या वर्षा की बूंदे लेके आते हैं, पानी की बूंदे और बारिश करती है। अब ये मानसून कुछ समय के लिए रह जाए, देखो अल्पकालीन जो हवाएं होती है, कुछ समय के लिए जो परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, वो मानसून हो गया। जब 10-20 साल 50 साल के लिए वो मौसम वैसा का वैसा रहता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। यानी अल्पकालीन मानसून और दीर्घकालीन जलवायु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? बहुत चर्चित है, इस कारण राजस्थान बहुत चर्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? तो उत्तर हो जाएगा सूरतगढ़ से किया था। कब? 19 फरवरी 2015 को किया था। 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से, श्री गंगानगर जिले के अंदर वहां से किया। ये सूरतगढ़ राजस्थान का आधुनिक तीर्थ कहलाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा तापीय बिजली उत्पादित करने वाला थर्मल पावर सूरतगढ़ थर्मल पावर है, जिसकी वर्तमान में 8 इकाइयां कार्यरत है। ये याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा। 101% सूरतगढ़ थर्मल पावर से आने वाले पेपरों में ये याद रखना। जो मैं बात बता रहा हूं ना, वो बात को कंठस्थ करना, ये क्लियर बात है। पीसी जोशी ने राजस्थान को कितने खंडों में विभक्त किया है? पीसी जोशी आए थे, उन्होंने राजस्थान को कितने खंडों में विभक्त किया है? जैसे अपने 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं ना, तो डीसी जोशी एक भूगोलवेत्ता आए थे, उन्होंने राजस्थान को 13 खंडों में विभक्त किया है। याद रखना सीधा। अब किस प्रकार की किया ये पता नहीं, 13 खंडों में विभक्त किया है। शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेशों को अलग करने वाली समरेखा कौन सी है? शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा, यानी मरुस्थल को छोड़कर जितना राजस्थान बचता है, उसको अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, प्रकार राजस्थान है। इसमें क्या है कि शेष राजस्थान यहाँ इस क्षेत्र से, इधर वाला शेष राजस्थान हो गया, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र को अलग करने वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यहाँ अरावली पर्वतमाला आ गई और ये इसको अलग कर देता है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, और यहाँ पे अब देखो मानसून आएगा तो बांसवाड़ा से प्रवेश करेगा मानसून, और यहाँ खूब सारी बारिश होगी। यहाँ पूर्वी राजस्थान में ये बूंदी, कोटा और इधर बांसवाड़ा में बाढ़ के हालात होंगे, और इधर बारिश होंगी नहीं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को अलग करती है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ये क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243(j), अनुच्छेद 243(j) के अंतर्गत पंचायतों से संबंधित है। ये याद रखना, पेपर में पक्का पूछा जाता है। और वर्तमान में राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग लग चुका है 2021 से 2025 तक, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रद्युम्न सिंह। याद रखना, पेपर में आएगा। वर्तमान में राज्य 6ठा वित्त आयोग लग चुका है, उसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। उन्होंने 5वें वित्त आयोग डॉक्टर ज्योति किरण का स्थान लिया है। और प्रथम कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल थे। इसका काम क्या है? राज्य वित्त आयोग का जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन, उनको धन उपलब्ध करवाना। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन से अनुच्छेद के तहत 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? याद रखना, अनुच्छेद 243 से 243 है। पिछला पटवार का पेपर देखना, पटवारी का प्री पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 243 से लेकर ओ तक। देखो, इसको अंग्रेजी में दिया जा सकता है, हिंदी में दिया जा सकता है और अंकों में दिया जा सकता है। अब अंग्रेजी में वर्णमाला रीजनिंग पढ़ते हो आप, ओ 15 तक आता है, 15 तक आता है। और उधर आप देख लो कहां तक आता है, कैसे लेकर, अब जब आप अणय वाली लाइन पढ़ोगे तो अणय तक आता है, 1 से लेकर कैसे अणय तक, 1 से 15, ए से ओ तक। इस प्रकार पेपर में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जब 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ध्यान रखना, कौन है? पीवी नरसिम्हा राव थे, जो देश के उस समय प्रधानमंत्री, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन और जो ये राजस्थान में 1994 में लागू हुए थे। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुए थे, और हमारे भारत में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुए थे। सॉरी, क्या बता रहा हूं मैं आपको, उल्टा
24 अप्रैल 1993 को तो भारत में लागू हुआ था और 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वह कौन सी विधानसभा थी? था राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था यानी 1967 को, वो कौन सी विधानसभा थी? कौन सी विधानसभा थी? याद रखना, चौथी विधानसभा थी। कौन सी? चौथी विधानसभा थी। और जो पहली बार हमारे राष्ट्रपति शासन लगा था, अनुच्छेद 356 का प्रयोग 4 बार हुआ है हमारे, 1967, फिर 1977, फिर 1980 और फिर 1992। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, पेपर में पूछा जाता है। पहली बार जब लगा तो चौथी विधानसभा थी, मोहनलाल सुखाड़िया के समय की बात है, उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो कई बार तारीख भी पूछ लिया जाता है, 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक वो प्रभावी रहा था। राजस्थान के इतिहास में कौन सी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक उपचुनाव हुए थे? तो इतिहास में ऐसा पहली विधानसभा आई थी, पहली विधानसभा ऐसी थी जिसमें 17 उपचुनाव हुए थे। बहुत बड़ी बात। जैसे अब कौन सी चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है ना, तो आपको पता है 3 उपचुनाव हो चुके हैं। एक पहले हो चुका है अलवर क्षेत्र में, 3 अब हो चुके हैं, अब 2 सीटें और खाली हो चुकी है। तो इस प्रकार तो वो ऐसी विधानसभा थी, 17 उपचुनाव हुए थे। और उसी में आपको पता है 1953 में बांसवाड़ा से यशोदा देवी पहली बार महिला विधायक बनी थी, उसी उपचुनाव के अंदर। ईवीएम में नोटा बटन का रंग कैसा होता है? उसका रंग कैसा है? याद रखना, गुलाबी रंग। पेपर में आता है। अब प्रश्न कैसे आते हैं? गुलाबी रंग। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है ना, किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो हमेशा राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो वो राज्यपाल के प्रति जवाबदेही होती है। याद रखना, दोनों प्रश्न है। मंत्रिपरिषद शब्द ध्यान रखना, इसके बहुत बड़े कारण है। एक तो कई बार शब्द आ जाता है मंत्रिमंडल, एक आता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद का नाम आएगा। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा हो कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। मंत्रिमंडल का मतलब है सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही भाग लेंगे, और अगर इसमें राज्य मंत्री अगर वो बुलाए तो आएंगे, बिना बुलाए नहीं आएंगे। मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं। और आपको पता है कि विधानसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए। राज्य का मुख्य सचिव किस रूप में कार्य करता है? कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुख्य के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य सचिव जो वर्तमान में हमारे निरंजन आर्य है, ये आपको पता है, तो कैबिनेट का सचिव के रूप में भी काम करता है, सलाहकार के रूप में भी काम करता है, और सचिवों के मुख्य भी होता है ये, और सिविल सेवा का प्रधान प्रधान होता है, नहीं सो वरिष्ठ होता है, उसको मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो आईएएस अधिकारी होता है एक सचिव। तो ये सारे के सारे सही है। राजस्थान राज्य से कुल कितनी सांसद सीटें हैं? कितना आसान सा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया आपके लिए। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। राजस्थान राज्य से कुल कितनी सांसद सीटें हैं? सांसद का मतलब एमपी सीटें कितनी है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद की सीटें कितनी है पार्लियामेंट में? 35 सीटें। ध्यान रखना, 25 तो है लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी है? 10। राज्यसभा के सदस्य भी सांसद होते हैं और लोकसभा के सदस्य भी सांसद होते हैं, क्योंकि संसद संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन है 3 प्रकार से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनती है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के तट पर जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, और इसका उत्खनन 1972 से शुरू हुआ था, 75 तक इसका उत्खनन हुआ था। और यहाँ से शायद हाथी दांत के प्रमाण मिलते हैं, जोधपुरा सभ्यता से हाथी दांत के प्रमाण मिलते हैं। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पे है? चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़। ध्यान रखना, चल फिर शाह की दरगाह जब भी आए, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसे चल फिर शाह। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौर का बू गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने के लिए, जूतों के लिए, या दरी के लिए, या कसीदाकारी के लिए? तो ध्यान रखना, नागौर का जो बू गांव है मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। और नागौर का वरुण गांव की बकरियां भी प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है, और नागौर के बू गांव के मिट्टी के खिलौने पसंद है। चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में? चरणदासी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक संत चरणदास जी थे, इनकी पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में है। मुख्य पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में। और हमारे राजस्थान में देखें तो टेहरा, अलवर के अंदर इनकी पीठ है। और इनके चरणदास जी के नियम है 42। झालावाड़ रियासत के संस्थापक कौन थे? झालावाड़ रियासत के संस्थापक कौन थे? सुमेर सिंह,
जालिम सिंह द्वितीय, भवानी सिंह, राजा मदन सिंह। उत्तर बड़ा आसान है। एकमात्र रियासत हम पढ़ते हैं ना, एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 1838 में इसका निर्माण किया गया था और मदन सिंह यहाँ के शासक थे, इनके नेतृत्व में स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने सन 1821 ईस्वी में मांगरोल युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध किसको सहायता दी थी? मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 में, कोटा के महाराव के विरुद्ध किसको सहायता दी थी? तो जाहिर सी बात है किसको सहायता दी थी? झाला जालिम सिंह को सहायता दी थी। बुड्ढातीत मंदिर कहाँ स्थित है? बुड्ढातीत मंदिर कहाँ पे स्थित है? बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में, बारां में। पेपर में सीधा सीधा आ जाएगा, बुड्ढातीत का मंदिर कोटा के अंदर है। कहाँ पे? कोटा में। जगतपुरा व आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये किस जिले में है? नाम सुना है ना, सोने के लिए प्रसिद्ध है जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया। जगतपुरा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये किस जिले में है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर है। जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक शब्द और ध्यान रखना, हेमपुरा। हेमपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ भी नवीन खोज हुई है सोने की। इसके अलावा और ध्यान रखना, बांसवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? काला खुंटार, बीरमानार, इसके जो क्षेत्र है, मैग्नीज, मैग्नीज उत्पादक भी राज्य कौन सा है? बांसवाड़ा है। सबसे ज्यादा सीमेंट होती है हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर। अर्ली चौहान डायनेस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉम्स, डॉक्टर दशरथ शर्मा या कीर्ति व्यास? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा की यह पुस्तक है। संत जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक साधना किस स्थान पे की थी? 12 साल तक। तो इस साल की उम्र में तो इनकी मृत्यु हो गई थी, और 12 साल तक इन्होंने साधना की थी। बड़े संत देखो, अरे हमारी उम्र देखो, 1482 में इनका जन्म होता है और 24 साल की उम्र देख लो कितनी होती है, 0। 1506 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी कतरिया सर बीकानेर में। अब 12 साल तो इन्होंने साधना की थी। देखो, सिद्ध पुरुष कृष्णा जी, धन्य है वो माता जिसको ऐसे व्यक्तियों को जन्म देती है, ऐसे प्रसिद्ध महापुरुषों को जन्म देती है, जो महज अपनी 24 साल की उम्र में 12 साल तो तपस्या करने। इसका उत्तर हो जाएगा गोरखमालिया में। इन्होंने गोरखमालिया में 12 वर्ष तक साधना की थी और समाधि कतरिया सर बीकानेर में। तो बीकानेर के अंदर जसनाथी संप्रदाय, जिनके 36 नियम है। मटक बिछायत चू रसाई क्या है? मटक बिछायत चू रसाई क्या है? राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है, राजस्थान में दुर्गों के नाम है, वेशभूषा पोशाक है, उपयुक्त सभी। दुर्ग सुने क्या आपने? मटक बिछायत, दुर्ग तो है ही नहीं, इसका मतलब उपयुक्त सभी भी कट गया। अब वेशभूषा पोशाक आपने नहीं सुनी, अच्छी अच्छी पैंट शर्टें सुनी है, बेल्ट सुना है, ठीक है, शेरवानी सुनी है, कोट पैंट सुना है, पटक बिछाए तो चोर सताई वेशभूषा तो नहीं सुनी, तो नहीं है। राजस्थान में स्थानीय कर है। अब इतने प्रकार के राजस्थान में राजा महाराजा फिर अंग्रेज आगे इतने कर लगाते थे, करों के तो नाम ही बहुत है, इसलिए कर है ये। मटक बिछाए तो चूर रसाई, करों के नाम। जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? ये एक मात्रा ध्यान रखना, जब पीडीएफ बनती है दो ऑटोमेटिक लग जाती है, एक मात्रा आती है हमेशा। तो जल झूलनी एकादशी बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? जो भी मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के, लक्ष्मणगढ़ सीकर के, अकोला गांव चित्तौड़गढ़ के या बाड़मेर के? तो हरजी गांव जालोर के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। एक तो ध्यान रखना, मामादेव नाम सुना है ना आपने, मामादेव, ठीक है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? देखो, एक सभ्यता है, वहां से 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है, यानी बहुत बड़े, जैसे अपना घर है तो घर के अंदर एक कमरा, दो कमरे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सर 11 कमरे कहां से मिले? बोलो, इस ऊपर सुना आ जाए तो बस पानी गोल है। 11 कमरा, ठीक है। इसका मतलब संयुक्त परिवार प्रथा थी, ये तो ज्यादा भी 11 जना रहे थे। पालाथर, पालाथर जो वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है, वहां से मिली है। समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर नामक लहरिया जो है वो कहाँ रंगा जाता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जयपुर में। तो समुद्र का नाम आते है जयपुर। तीडो राव व अलेखू हिटलर नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी? बहुत ही खास है, बहुत ही चर्चित ये कवि है, तीडो राव व
अलेखो हिटलर नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी? विजय दांदेता, विजयराज विजय, विजय सॉरी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज राठौड़ या डॉक्टर दशरथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा विजय दांदेता, जिसको राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। विजय दांदेता विजी इनका उपनाम था। थियोडोर लेखु हिटलर इनकी पुस्तक थी। याद रखना, पृथ्वीराज विजय का एक ग्रंथ है जिसने जयानक भट्ट ने लिखा था। पृथ्वीराज राठौड़ ये वैली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ लिखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा अभी मैंने आपको बताया था द अर्ली चौहान डेस्टिनेटिज, इन्होंने पुस्तक। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इतना आसान। बूंदी प्रजामंडल से क्वेश्चन याद करने हैं। जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं। तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना की थी, बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना की थी, वो किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने। किसने? कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई। कब की गई? आपको पता है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने 1931 में की थी, और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में होती है, लेकिन इन पे बाद में बैन लग गया था। ध्यान रखना, क्या लग गया था? बैन लग गया था कांतिलाल चौथानी। इनमें से कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा लिखा गया है? इनमें से कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा लिखा गया है? देखिए बहुत सारे ग्रंथ है, ये बहुत खास इतिहासकार हैं। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने सारे ग्रंथ लिखे थे। साइंस ऑफ मारवाड़ लिखा था, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स लिखा था, विश्वेश्वर स्मृति लिखा था, ग्लोरीज ऑफ मारवाड़ एंड द ग्लोरियस राठौड़ लिखा था। यानी राठौड़ से संबंधित इन्होंने मारवाड़ से संबंधित ग्रंथ लिए थे। साइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, विश्वेश्वर स्मृति, ग्लोरीज ऑफ मारवाड़ एंड द ग्लोरियस राठौड़। अलवर का निमोचना कांड कब हुआ था? बहुत चर्चित है। अलवर का निमोचना कांड कब हुआ था? तारीख बता देता हूँ, 14 मई को हुआ था, इतना तो मेरे को पता। 14 मई को हुआ था। अब आप मुझे सन बता दीजिए, निमोचना कांड कब हुआ था? याद रखना 1925 को हुआ था, अलवर का निमोचना कांड हुआ था। और इसमें आपको पता है, ये एक उर्दू अखबार था, रियासत नामक समाचार पत्र में भी इसकी विदेशना जो हत्याकांड हुआ था उसकी गूंज सुनाई दी थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा भी दी थी। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था? राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था? तो बहुत बार आपको बता चुका हूं, जैसलमेर और बीकानेर में हुआ था। जब आ जाए तमाशा की बात तो जयपुर, जब आ जाए हेला ख्याल की बात तो दौसा। तीनों चारों चीजें। उसके अलावा नौटंकी चार बेती आ जाए तो मेवात क्षेत्र पर बात हो जाती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और पेपर में आता ही आता है। जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, सबसे ज्यादा 595 जनघनत्व है। राजस्थान के दो ही जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से ऊपर है। एक तो 595 किसका है? जयपुर का है, और उसके अलावा 503 किसका है? भरतपुर का है। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश किन जिलों में फैला है? राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश है वो किन जिलों में है? तो याद रखना, बूंदी और सवाई माधोपुर में। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पड़ते हैं, तो इसमें ये पेटी है वृहत सीमांत भ्रंश की। पठारी क्षेत्र बूंदी सवाई माधोपुर में फैला हुआ।